अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में किया था, अपनी लास्ट वीडियोस में आप उसको चेक करेंगे तो होप सो आपको समझ भी आया होगा। वो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड। तो न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया, सेकंड लॉ के अंदर न्यूटन बेसिकली इसमें एक तो किसी भी चीज का जो मास है प्लस उसकी वजह से जो आपके पास उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और देन उसका जो एक्सेलरेशन है। हमने स्टार्ट में भी कहा था कि न्यूटन ने जो अपने लॉस हैं इनके जरिए से फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को बेसिकली आपस में रिलेट किया है। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो बेसिकली इन तीन चीजों के ऊपर जो है वो वर्क करता है। बेसिक हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि एक मास है m मास मतलब m जो है वो 10 kg और व्हाटएवर कुछ भी है, इतना सा कुछ एक बॉडी है उसका हमारे पास मास है और उस बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नली कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा, तो इसके अंदर जो है वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन को अगर आप आसान लफ्जों में देखें तो ये है कि बेसिकली कोई बॉडी जो है वो कितना तेजी के साथ जो है वो मूव करता है, इसको हम एज अ एक्सेलरेशन कंसीडर कर सकते हैं। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जिसका कि मास है, कुछ m मास है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से उसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये जो एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक तो फोर्स के ऊपर और दूसरा जो है वो मास के ऊपर। हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ और एक्सेलरेशन का मास के साथ जो है वो रिलेशन क्या है। न्यूटन ने इस चीज को जो है वो एलेबोरेट किया या इसको एक्सप्लेन किया। इस है कि जो किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स लगाने से उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स मींस ये है कि आपके पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब ये है अगर आप एक्सेलरेशन को, फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप फोर्स को डिक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन भी उसके साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितने ज्यादा जोर से आप धक्का दोगे किसी चीज को उतने ही तेजी के साथ वो बॉडी मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा और जितनी कम फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन भी क्या होगा, उतना कम होगा। दूसरी चीज कि यही जो एक्सेलरेशन है ये रिलेट करता है मास के साथ। मास के साथ रिलेशन का मतलब ये है अगर कोई वजनी चीज है उसके अंदर एक्सेलरेशन वो स्लोली मूव करती है। वजनी चीज स्लोली मूव करेगी, अगर कोई हल्की चीज होगी तो वो तेजी के साथ। एक छोटी सी बॉल है, आप उसको थ्रो करते हैं तो बहुत तेजी के साथ हो जाएगी, बट उसके मुकाबले में एक बड़ा सा फुटबॉल है, उतना ही फोर्स के साथ आप थ्रो करें तो वो क्या होगा, स्लो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मास ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम होता है और अगर मास कम हो तो एक्सेलरेशन जो है वो उसका ज्यादा होता है। तो इन दो चीजों को जो है वो न्यूटन ने रिलेट किया। न्यूटन सेड कि आपके पास व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। कि उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है, उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वो एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज directly proportional to the force and acceleration is inversely proportional to the mass. Acceleration directly proportional to force and acceleration is inversely proportional to mass. Basically directly और inversely या proportional जो है वो, proportional है क्या चीज, proportional basically तल्लक को कहते हैं। डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स, दो तरह के। अगर एक बॉडी इंक्रीज हो दूसरी भी साथ में उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो तो ये जो रिलेशन होता है डायरेक्टली रिलेशन होता है। अगर एक बॉडी का वैल्यू कम हो दूसरी भी साथ में कम हो तो ये जो रिलेशन होता है वो आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। बट एक बॉडी की वैल्यू इंक्रीज तो दूसरी ऑन द मोमेंट डिक्रीज हो रही हो तो इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। मास को इंक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, फोर्स को इंक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। मीन दोनों चीजें, दो क्वांटिटीज अगर एक साथ बढ़ रही हूं या एक साथ कम हो रही हूं तो ये जो तल्लक होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है। और अगर दोनों चीजें एक अगर बढ़ रही हो और दूसरी उसके साथ कम हो रही हो सेम वैल्यू के साथ तो ये उनका जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। अब अगर हम दोनों क्वांटिटीज को कंबाइन करते हैं तो A इज प्रोपोर्शनल टू आ जाता है हमारे पास F बाय M। यहां से अगर प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें,
याद रखेंगे प्रोपोर्शनल का साइन हमेशा खत्म करने के लिए एक तो उसकी जगह पे कांस्टेंट लिखा जाता है, सम कांस्टेंट लाइक के, और एक उसके साथ जो है वो इक्वालिटी का साइन डाला जाता है। किसी भी एक रिलेशन के अंदर जब प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो एक तो उसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन आता है, प्लस उसके साथ में जो है वो हमारे पास कोई एक कांस्टेंट आता है। लाइक हम यहां से अगर खत्म करते हैं a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k f ओवर m, ये जो सारी टर्म हमने लिखी है यहाँ पे, ये टर्म हमारी ये आई है हमारे पास कहां से, प्रोपोर्शनल की वजह से। प्रोपोर्शनल खत्म करने का तरीका ये है कि उसके अंदर एक तो इक्वालिटी का साइन आता है प्लस एक कांस्टेंट आता है। न्यूटन ये कहता है कि इन सिस्टम इंटरनेशनल इन एसआई यूनिट्स के अंदर जो k है हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब है हमारा ये जो रिलेशन है वो बनेगा a इज इक्वल टू 1 f ओवर m, मींस हमने क्या किया, k की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो a इज इक्वल टू f बाय m, यहां से f इज इक्वल टू ये m को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो f इज इक्वल टू m a। फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये जो है हमारा बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ ये है कि किसी भी बॉडी के अंदर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इन दोनों को कंबाइन करें, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें, इक्वालिटी एंड कांस्टेंट, देन आप उसको सॉल्व करें तो हमारे पास f इज इक्वल टू ma, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ होती है। जब भी कहीं न्यूटन सेकंड लॉ आता है तो डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म उसकी ये लिखी जाती है। अब फोर्स बेसिकली जो है हमारे पास उसका यूनिट होता है न्यूटन, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली न्यूटन जो है वो इसकी बेस के ऊपर हम फोर्स की एक डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ की बेस के ऊपर ये कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपका बॉडी है उसके ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स, तो 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो किसी 1 केजी मास के अंदर या 1 केजी ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये भी हमारे पास जो है वो एक रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिकली न्यूटन सेकंड है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे मास के साथ। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन सेकंड लॉ एंड दिस इज F इज इक्वल टू ma इज मैथमेटिकल फॉर्म। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन है, किलोग्राम मास का यूनिट है और a एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो न्यूटन जो है बेसिकली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के भी इक्वल होता है। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, बुक के ऊपर भी ये थ्योरेटिकली बताया उसने और हमने बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म इसकी स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल फॉर्म एंड देन न्यूटन की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन आउट करना था। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है इसका बेसिकली हम न्यूटन लॉ कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास न्यूटन अभी एक थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली हमें ये कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के वजह से उसकी बॉडी आपके ऊपर एक अपोजिट फोर्स भी लगाता है। अब बॉल है, गेंद को थ्रो करते हैं दीवार के ऊपर, तो दीवार के ऊपर लग के बॉल आपकी तरफ आता है, मींस क्या है कि उस दीवार ने उस बॉल के ऊपर भी क्या किया है, एक फोर्स लगाई है। तो ये बेसिकली जो है हमारा कांसेप्ट है कि एक्शन होता है किसी भी बॉडी के ऊपर। अगर आप न्यूटन थर्ड लॉ ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स मींस आप क्या करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर अगर एक एक्शन करते हैं तो वो बॉडी भी आपके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स ही लगाएगा, दैट विल बी अ रिएक्शन। जब आप किसी बॉडी के ऊपर एक्शन करते हैं तो वो बॉडी भी आपके ऊपर क्या करता है, उसके ऑपोजिट एक रिएक्शन करता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्शन की वजह से उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगती है जिसको कि रिएक्शन कहते हैं। मसलन आपने एक बॉल को, फुटबॉल को लिया, यहां से फोर्स के साथ जमीन पे मारा तो वो जमीन से ऊपर की तरफ आ। आपने जो फोर्स लगाई थी वो उसका एक्शन था जो कि नीचे की तरफ था। जमीन की वजह से जो उसका रिएक्शन आया, बॉल ऊपर की तरफ जंप करके आया, वो उसका क्या था, एक रिएक्शन था। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम होते हैं बट अपोजिट इन रिएक्शन। जितनी जोर से आप नीचे फेंकोगे उतनी जोर से बॉल ऊपर भी आएगा। दोनों की वैल्यूज तो सेम होगी बट उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। दूसरी बात, अगर आप कहीं पे
मिस्टर ये तो हमारे पास एक बॉल का। दूसरी आप एग्जांपल लेते हैं, अगर आप फायर करते हैं ना, ठीक है, मींस आप राइफल वगैरह से फायर करते हैं, ठीक है, आप जब राइफल से फायर करते हैं, जैसे फायर किया जाता है बुलेट आगे की तरफ जाता है और उसके रिएक्शन के तौर पे आपकी जो गन होती है वो पीछे की तरफ आती है। तो इसका मतलब है कि बुलेट का आगे जाना आपका एक्शन था और गन जो आपकी तरफ वापस आई है वो उसका क्या था, रिएक्शन था। इसी तरह से आप हवा में देखें, हेलीकॉप्टर वगैरह होता है तो उसकी वजह से नीचे की तरफ वो जोर लगाता है जमीन की तरफ ना, मींस उसकी पंखा चलता है तो नीचे की तरफ दबाव बढ़ता है फोर्स का, उसकी वजह से क्या होता है कि अपोजिट एक फोर्स लगती है और आपका जो हेलीकॉप्टर होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। तो एक्शन डाउनवर्ड था, उसका रिएक्शन क्या हुआ है, अपवर्ड हुआ है। इसी तरह से आप देखें कहीं भी वो पानी वगैरह आप देखते हैं ना, फायर ब्रिगेड वगैरह, तो उनके पास पाइप सा होता है, उस पाइप से जैसे पानी निकलता है एक झटका सा लगता है, पानी आगे की तरफ और वो पाइप क्या होता है आपका पीछे की तरफ आता है। तो ये क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन के एग्जांपल है। इसी तरह से आप फायर देते हैं, कई दफा मिसाइल वगैरह, मिसाइल के अंदर से एक धुआं सा निकलता है बैक की तरफ, पीछे की तरफ एक धुआं निकलता है, एक्शन होता है, उसके रिएक्शन के तौर पे जो मिसाइल होता है वो आपका आगे की तरफ मूव करके जाता है। तो एक्शन और रिएक्शन, जितना ज्यादा फ्यूल होगा उतना ही ज्यादा जो आपका मिसाइल दूर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ये है कि एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं बट नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट। आपने डाउन की तरफ फोर्स लगाई, उसके ऑपोजिट अपवर्ड भी फोर्स होगी, ये भी फोर्स है और ये भी आपके पास फोर्स, लेकिन एक क्या होगी, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी। तो इस तरह का जो रिलेशन है, बेसिकली इसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जिस एक्शन जिस आपकी डायरेक्शन में होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक रिएक्शन भी होता है। तो इसको जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ से हम लोग स्टडी करते हैं। न्यूटन्स लॉ के बाद हम लोग एक क्वांटिटीज को हम लोग स्टडी करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ के बाद हमारा टॉपिक है 3.3 जो कि मास एंड वेट। मास एंड वेट अक्सर देखा जाता है, आप जाते हैं किसी बॉडी एक शॉप वाले के पास, चीनी दे दो 2 kg, ये क्या किया जी, वजन किया, मास किया। कभी भी हम मास का वर्ड यूज नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं इसका वेट कितना है। अब मैं हूं, मेरा वेट कितना है जी, वेट कितना है, 80 kg है जी, 60 kg है, 70 kg है, और है क्या kg। हालांकि वेट जो है वो kg में नहीं होता है। सबसे मेन हमारे यहाँ जो एक गलत रवायत पड़ चुकी है कि मास एंड वेट को हम मिक्स कर देते हैं अक्सर, लेकिन ये दोनों जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। हम लोग इस टॉपिक में या इस लेक्चर में ये देखेंगे कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, कि कौन सी चीज जो है वो इनके अंदर फर्क है। बेसिकली मास जो है वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी बॉडी के अंदर मैटर कितना है, मात्रा कितना है, मास उस चीज को कहते हैं, क्वांटिटी कितनी है। और वेट जो है बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ किसी बॉडी को जो अपने सेंटर की तरफ खींचती है, वो जो फोर्स जिस फोर्स के साथ खींचती है वो फोर्स बेसिकली आपका वेट होती है, ठीक है। तो मास और वेट में जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंस। द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। किसी भी बॉडी के अंदर मास कितना है, मसलन एक चीज है हमारे पास जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक का बना हुआ एक बॉल है, तो इसके अंदर प्लास्टिक कितनी यूज हुई है, वो प्लास्टिक इसका क्या है, मास है। अब ये बॉडी है, यहां से बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं लेकिन बॉल हमेशा नीचे आ जाता है, तो किस वेट मींस किस फोर्स के साथ वो बॉडी जमीन की तरफ आ रहा है वो बेसिकली उसका वेट होता है। तो वेयर एज द वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। नंबर 1 डिफरेंस ये है कि ये आपका जो मास होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो इनफ है, लेकिन वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको वेट को भी बताना है और वेट के डायरेक्शन भी साथ में बतानी है कि किस डायरेक्शन में वेट है, हमेशा डाउनवर्ड होता है। इसको अगर मेजर करना है तो इसको ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर करते हैं, अक्सर शॉप पे आप देखते हैं। और वेट अगर आपने मेजर करना है तो इसको हमेशा स्प्रिंग बैलेंस के साथ
मेजर किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस मींस लचक के जरिए जितना ज्यादा नीचे की तरफ खींचा जाएगा उतना ही ज्यादा उस बॉडी का वेट होता है। उसके बाद ये है कि आपका जो मास होता है वो सेम रिमेन्स सेम, हर जगह के ऊपर मास हमेशा क्या होता है सेम रहता है, बट वेट जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। हाइट में जितना जाते जाए वेट हमेशा कम होता रहता है, ठीक है। तो वेट हमेशा क्या होता है चेंज होता है, लेकिन ये हमेशा सेम रहता है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। हमें पता है न्यूटन जो है बेसिकली किसका यूनिट है फोर्स का। इसका मतलब है कि जो हमारे पास वेट होता है वो क्या होता है एक फोर्स होती है। इसी के साथ जो है वो हमारे पास मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है। मींस वेट की जो आपके पास ऐसा यूनिट है वो उसकी मदद से अगर आप देखें तो कई दफा होता है फोर्स लगती नहीं है, फोर्स नहीं लगेगी तो वो हमेशा क्या हो जाता है जीरो। इसका जो फार्मूला होता है मास का वो हमने फाइंड किया, m इज इक्वल टू आपके पास आता है F ओवर A, और इसका जो होता है वो W इज इक्वल टू mg। इसमें ये ग्रेविटी जो होती है वो रिस्पांसिबल होती है हर चीज के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है और ये फोर्स है। फोर्स और क्वांटिटी दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, तो ये इनके अंदर बेसिकली क्या है मेन आपका डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को आप हमेशा जो है वो याद रखेंगे। अक्सर हम लोग इसकी जो है मिस्टेक्स करते हैं कि हम लोग इन दोनों को जो है हमेशा सेम कंसीडर कर लेते हैं, बट ये दोनों कभी भी सेम नहीं होते। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक तो न्यूटन्स लॉ को कंप्लीट किया है। फर्स्ट लॉ हमने पिछले टॉपिक में किया था पिछले लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ को किया है। प्लस उसके साथ हमने देखा है कि मास एंड वेट जो कि हम लोग अक्सर सेम समझ रहे होते हैं, इनके अंदर बेसिकली फिजिक्स के अंदर जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं हम लोग उनको हमने आज स्टडी किया, और ये बेसिकली मेन डिफरेंसेस हैं। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर होगा। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको या इस टॉपिक से रिलेटेड समझ नहीं आए पॉइंट्स, वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।